नमस्कार, मैं श्रीकांत। आप देख रहे ट्रांसपोर्ट इमेज। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। पटना में स्मार्ट मीटर लगाने गए बिजली कर्मियों पर पुलिस के सामने ही हमला, लाइनमैन का सिर फोड़ा गया। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता के लिए कमेटी बनाएगी शिवराज सिंह चौहान सरकार। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने कहा, वीर नारियों हमारे दिग्गजों को सलाम और सभी शहीदों को श्रद्धांजलि जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना बलिदान दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 की सीरीज के लिए भारतीय टीम घोषित, स्टार गेंदबाज बाहर। आइए नजर डालते हैं खबरों के विस्तार से। स्मार्ट मीटर लगाने गए विद्युत कर्मियों के साथ उपभोक्ताओं द्वारा मारपीट की घटना सामने आई है। मामला सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के मछुआ टोली मोहल्ले का है, जहां स्मार्ट मीटर लगाने गए विद्युत कर्मियों के साथ उपभोक्ताओं द्वारा मारपीट की गई है। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ है। वहीं घटना बुधवार की बताई जा रही है। इस वायरल वीडियो में स्थानीय लोग विद्युत कर्मियों के साथ मारपीट कर रहे हैं और मारपीट की इस घटना में अरुण कुमार गिरी नामक जूनियर लाइनमैन का सिर फट गया, जिसे इलाज के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि मीना बाजार पावर सब स्टेशन में तैनात विद्युत कर्मी स्मार्ट मीटर लगाने मछुआ टोली पहुंचे थे। स्मार्ट मीटर लगाने के क्रम में उपभोक्ता नरेश कुमार ने स्मार्ट मीटर लगाने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया। वहीं विद्युत कर्मियों के लाख समझाने के बाद भी नरेश कुमार नहीं माना और आक्रोशित होकर अपने समर्थकों के साथ मिलकर विद्युत कर्मियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान पुलिस जवानों की उपस्थिति में असामाजिक तत्वों ने विद्युत कर्मियों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दी है। बीजेपी शासित कई राज्यों के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार भी समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कमेटी बना रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़वानी में कहा कि वह देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के पक्षधर है। मध्य प्रदेश में भी कमेटी बना रहे हैं। शिवराज सिंह के मुताबिक जो लोग शादी जैसे पवित्र बंधन के नाम पर जनजातीय भाई बहनों की जमीन हड़पने को छल करते हैं, कई बार बड़े खेल हो जाते हैं। सीएम ने कहा कि खुद ज़मीन नहीं ले सकते तो किसी आदिवासी के नाम से ज़मीन ले ली है। कई बदमाश ऐसे भी आए हैं जो आदिवासी बेटी से शादी करके ज़मीन उनके नाम से ले लेते हैं। मैं तो इस बात का पक्षधर हूँ कि भारत में अब समय आ गया है कि एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। एक से ज़्यादा शादी क्यों कर रहे हैं कोई? एक देश में दो विधान क्यों चले? एक ही होना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि मध्य प्रदेश में भी मैं कमेटी बना रहा हूं और समान नागरिक संहिता एक पत्नी रखने का अधिकार है तो एक ही पत्नी सबके लिए होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पौनी रियासी में अमन जवान शौर्य स्थल का उद्घाटन किया और परम पूज्य संत बालक योगेश्वर दास जी महाराज को श्रद्धासुमन अर्पित किए। उपराज्यपाल ने वीर स्तंभ पर पुष्पांजलि अर्पित करने और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद कहा कि वीर नारियों हमारे दिग्गजों को सलाम और उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना बलिदान दिया है। उपराज्यपाल ने कहा कि अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद आतंकवाद का पोषण करने वाला पारिस्थितिक तंत्र ध्वस्त हो गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए राष्ट्र वास्तव में बहादुर जवानों की ऋणी है। उपराज्यपाल ये भी कहें कि चहुमुखी आर्थिक विकास हमारे लिए प्राथमिक महत्व है ताकि प्रत्येक नागरिक शांति के वातावरण में सम्मान और गरिमा का जीवन जीने में सक्षम हो सके।
ग्रामीण बुनियादी ढांचे में नई गतिशीलता के परिणाम स्वरूप लोगों के लिए कहीं आर्थिक समृद्धि आएगी। वहीं जम्मू कश्मीर ने पिछले 3 वर्षों में एक बड़ी भूमिका दूरी तय की है। हमने यह सुनिश्चित करने के लिए प्रगति के पहिए को आगे बढ़ाया है ताकि समाज का कोई भी वर्ग विकास से वंचित न रह पाए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की घरेलू T20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान हो चुका है। यह सीरीज 9 दिसंबर को शुरू होगी। हरमनप्रीत कौर कप्तान और स्मृति मंधाना उप कप्तान होंगी। तेज गेंदबाज वत्सकार चोटिल है, इसी वजह से इस सीरीज के लिए उनके सिलेक्शन पर विचार नहीं किया गया है। T20 की सीरीज में ये 5 मैच मुंबई में ही होंगे। पहले 2 T20 जहां नवी मुंबई के DY पाटिल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे, तो आखिरी 3 मैच में बेब्रॉन स्टेडियम में होंगे। अगले साल होने वाले T20 विश्व कप की तैयारियों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए यह सीरीज अहम होगी। आपको बता दें कि अगले साल फरवरी में दक्षिण अफ्रीका में महिला T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में जीत के सिलसिले को बरकरार रखना चाहेगी। भारत ने अक्टूबर में ही श्रीलंका को हराकर विमेंस एशिया कप जीता था। ऐसे में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इसी प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश करेगी। चीन में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों ने सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने कहा है कि देश में 1 दिसंबर को 34,980 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें 4,227 लक्षणों वाले और 30,702 बिना लक्षणों वाले थे। एक दिन पहले चीन में 36,061 नए मामले दर्ज किए गए, जो मौजूदा आंकड़ों से कम है। वहीं दूसरी ओर कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लागू की गई जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ इस्तीफा की मांग की है। दर्शकों बाद यह सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के विरोध में सबसे बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। विरोध प्रदर्शन बीजिंग और शंघाई समेत 8 शहरों में फैल चुका है, जिसके से बाद जनता के गुस्से को शांत करने के उद्देश्य से नियमों में कुछ ढील दी गई है, लेकिन जीरो कोविड पॉलिसी बरकरार रहेगी। हालांकि चीनी सरकार ने विरोध किया शी जिनपिंग की आलोचना पर कोई टिप्पणी नहीं की है। पाकिस्तान के दक्षिणी बलूचिस्तान जिले के लड़कियों के स्कूल में हुए एक आतंकी हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना को जिले के आजम वारसाक इलाके में स्थित एक आर्मी स्कूल में हुई, जहां चल रही मीटिंग के दौरान आतंकियों ने हमला बोल दिया। पाकिस्तानी अखबार के अनुसार जिला पुलिस के हवाले से बताया गया कि आर्मी पब्लिक स्कूल फॉर गर्ल्स में पेरेंट्स डे समारोह के दौरान आतंकवादियों ने के पास से एक पहाड़ से गोलाबारी की है। हमले के समय स्कूल में मौजूद छात्र, अभिभावक, कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी बाल बच चुके हैं। वहीं एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतक की पहचान मस्ती खान के रूप में हुई है। वह स्कूल के पास से ही गुजर रहा था, तभी एक गोली उसके लग गई। घायल सुरक्षा अधिकारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं एक अधिकारी ने कहा है कि सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में हमलावर पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा क्षेत्र की ओर भाग निकले हैं। इस घटना ने 2014 में पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हुए हमले की यादें ताज़ा कर दी है, जिसने स्थानीय लोगों में भय और दहशत पैदा कर दी है। अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने भारत को लेकर चीन के खतरनाक इरादों का खुलासा करते हुए भारतीय सीमा पर चीन की नई सैन्य चौकी बनाए जाने का चिंताजनक करार दिया है। उन्होंने कहा है कि चीन का यह फैसला बढ़ती क्षेत्रीय
आक्रामकता का एक और चिंताजनक संकेत है। अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने कहा है कि भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास चीन की सेना यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की एक नई चौकी स्थापित की गई है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने पैगोंग त्सो में सैनिकों को रखने के लिए सैन्य चौकी बनाई है, जहां राजा कृष्णमूर्ति ने कहा है कि इस बारे में कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने पुराने ढर्रे पर चलना नहीं छोड़ा है। देश में अब भी घरेलू दमन, उइगर मुस्लिमों से क्रूर उत्पीड़न और ऑनलाइन गलत सूचना के प्रयासों में वृद्धि जारी है। उन्होंने दावा किया है कि भारत से ताइवान जलडमरू मध्य तक चीन के बढ़ते प्रवास वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य आक्रमण के संकेत हैं। अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने कहा है कि चीन की आक्रामक के महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए जरूरी है कि अमेरिका अपने सहयोगी के साथ सुरक्षा और खुफिया सहयोग का विस्तार करे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहद महत्वपूर्ण समय पर G20 की अध्यक्षता संभाल रहा है। यह एक बड़ी जिम्मेदारी है। कोविड के बाद दुनिया ईंधन, खाद और उर्वरक की कमी में दबाव में है और आतंकवाद, काला धन और जलवायु परिवर्तन जैसी दीर्घकालिक चुनौती भी हमारे सामने है। भारत की स्पष्ट सोच है कि इन सब का मुकाबला लड़कर नहीं बल्कि मिलकर काम करने से होगा। विदेश मंत्री ने दिल्ली में के सुषमा स्वराज भवन में आयोजित G20 यूनिवर्सिटीज कनेक्ट एंगेजिंग यंग माइंडिंग कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के छात्रों से संवाद करते हुए कहा है। वहां जयशंकर ने कहा है कि भारत को एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक मोड़ पर G20 की अध्यक्षता मिली है। भारत कोविड के बाद खाद्य, ऊर्जा और सत्तामूलक स्वास्थ्य समाधान सहित तत्कालीन महत्व के विषयों पर G20 देशों के बीच एक राय बनाकर समर्थन जुटाने का प्रयास करेगा। प्रधानमंत्री के कथन को उन्होंने दोहराया और कहा कि उन्होंने कहा था कि G20 अध्यक्षता में भारत का एजेंडा समावेशी, महत्वाकांक्षी, कार्योन्मुखी और निर्णायक होगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत का काम केवल बात कहने तक ही सीमित नहीं होगा बल्कि सामूहिक कार्रवाई पर जोर दिया जाएगा। हवाई सफर करने वाले यात्रियों को राहत देने वाली खबर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल में गिरावट आने के बाद एविएशन टरबाइन ईंधन यानी ATF के भाव में 2.3% की कटौती की गई है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं गैस विपणन कंपनियों ने ATF की कीमत 2.3% घटा दी है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जारी अपने मूल्य के अनुसार अधिसूचना के मुताबिक राजधानी दिल्ली में ATF की कीमत 2,775 रुपये प्रति किलोमीटर लीटर यानी 2.3% घटाकर 1,17,587.64 रुपये प्रति किलोलीटर हो गई है। ATF के दाम में कटौती से विमानन कार्य कंपनियों को खासी राहत मिलेगी। वहीं जानकारों का मानना है कि कंपनियों के ATF के दाम में कटौती से हवाई टिकट की कीमत कम हो सकती है। दरअसल विमानों की परिचालन लागत में से लगभग 40% हिस्सा विमान ईंधन का होता है। वहीं ATF के दाम में प्रत्येक महीने की पहली तारीख को संशोधन किया जाता है। श्रद्धा हत्याकांड मामले के आरोपित आफ्ताब को दिल्ली के तिहाड़ जेल के नार्को टेस्ट के लिए रोहिणी के अंबेडकर अस्पताल में लाया गया है, जहां 2 घंटे तक डॉक्टरों की निगरानी में नार्को टेस्ट हुआ। इससे पहले 5 बार रोहिणी के FSL ऑफिस में आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट भी किया जा चुका है। इस दौरान आफ्ताब पर हमले की आशंका के चलते भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर सागरप्रीत हड्डा ने बताया कि आफ्ताब का नार्को टेस्ट पूरा हो गया है और पुलिस के अनुसार नार्को टेस्ट श्रद्धा हत्याकांड में खुलासे के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। मामले से जुड़े कई अहम सवाल नार्को टेस्ट में पूछे गए हैं। इससे कड़ी दर पर कड़ी पूरे वारदात का खुलासा भी किया जा सकेगा। नार्को टेस्ट पूरा होने के बाद तकरीबन 2 घंटे तक के लिए और आफ्ताब को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। हमले की आशंकाओं के बीच सुरक्षित तरीके से नार्को टेस्ट कराया गया है।
नार्को टेस्ट के लिए कई तरीके की दवाएं इंजेक्शन दी जाती है, जिसमें आरोपित को किसी तरीके से दिक्कत ना हो पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि भारत आज से अपने G20 की अध्यक्षता की पारी शुरू कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता दुनिया में एकता की सार्वभौमिक भावना को बढ़ावा देने की दिशा में काम करेगी। इसलिए हमारी थीम है कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है। प्रधानमंत्री ने एक ब्लॉग पोस्ट में G20 के पिछले 17 अध्यक्षों द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण परिणामों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बृहद आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने, अंतर्राष्ट्रीय कराधान को तर्कसंगत बनाने और विभिन्न देशों के सिर से कर्ज के बोझ को कम करने समेत कई महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि हम इन उपलब्धियों से लाभान्वित होंगे तथा यहाँ से और आगे की ओर बढ़ेंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि भारत समग्र रूप से मानवता का लाभ पहुँचाने के लिए एक मौलिक मानसिकता बदलाव को उत्प्रेरित कर रह सकता है। मोदी ने कहा कि हमारी परिस्थितियां ही हमारी मानसिकता को आकार देती है। पूरे इतिहास के दौरान मानवता अभाव में रही। हम सीमित संसाधनों के लिए लड़े क्योंकि हमारा अस्तित्व दूसरे के लिए उन संसाधनों से वंचित कर देने पर निर्भर था। विभिन्न विचारों, विचारधाराओं को पहचान के बीच टकराव और प्रतिस्पर्धा आदर्श बन गए हैं। मुंबई के खार इलाके में यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रही दक्षिण कोरिया की महिला से छेड़छाड़ करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खार पुलिस स्टेशन की टीम इस मामले की गहन छानबीन कर रही है। पुलिस के मुताबिक दक्षिण कोरिया के यूट्यूब महिला बीते रात 8 बजे खार इलाके में लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी। उसी समय मौके पर मुनीब चंद्र मोहम्मद शेख और मोहम्मद नकीब सदरी आलम अंसारी आए और महिला के साथ छेड़खानी करने लगे। इसके बाद दोनों आरोपियों ने महिला को जबरन अपने साथ चलने के लिए दबाव डाला, लेकिन महिला इन दोनों से पीछा छुड़ाकर चली गई। इनका वीडियो एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद मुंबई पुलिस ने खुद ही इस मामले को दर्ज किया और आज सुबह दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले की गहन छानबीन जारी है। कितना नंबर बुलेट है? हो गया, स्टार्ट हो गया। साल 2021 के लुधियाना कोर्ट बम ब्लास्ट का मुख्य साजिशकर्ता हरप्रीत सिंह राष्ट्रीय जांच एजेंसी के हत्थे चढ़ गया। उसे दिल्ली एयरपोर्ट पर धर दबोचा गया है। यह जानकारी NIA ने दी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 1 दिसंबर को फरार आतंकवादी हरप्रीत सिंह को मलेशिया के कुलालमपुर से आने पर गिरफ्तार किया है। वहीं NIA ने बताया है कि हरप्रीत लखवीर सिंह रोड़े का सहयोगी है। रोड़े पाकिस्तान स्थित इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन का प्रमुख है। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। हरप्रीत सिंह पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। उसके खिलाफ विशेष NIA अदालत से गैर जमानती वारंट और लुक आउट सर्कुलर भी जारी किया गया था। राजस्थान में इसी साल 25 सितंबर को कांग्रेस के 91 विधायकों के इस्तीफे का मामला अब उच्च न्यायालय में पहुंच गया है। विधानसभा में भाजपा के उपनेता राजेंद्र राठौर ने हाईकोर्ट के वकील हेमंत नाहटा से के साथ उच्च न्यायालय में पहुंचकर इस संबंध में एक जनहित याचिका दायर की। इस याचिका में इस बात को आधार बनाया गया है कि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी ने विधायकों के इस्तीफे पर 2 माह बाद तक कोई निर्णय नहीं लिया है। अब हाई कोर्ट को देखना होगा कि अनुच्छेद 212 का तो अतिक्रमण दायर की गई इस जनहित याचिका में तो नहीं हो रहा है। 25 सितंबर 2022 को प्रदेश में कांग्रेस सरकार समर्थित 91 विधायकों ने अपनी सीटों से स्वैच्छिक त्यागपत्र देने का निर्णय लेते हुए इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से सौंपा था, लेकिन 2 महीने पश्चात भी त्यागपत्रों को स्वीकार नहीं किया गया है।
किसी भी विधानसभा सीट से स्वेच्छा से इस्तीफा दिया जाना विधायकों का अधिकार होता है। 91 विधायकों से जबरन हस्ताक्षर कराए जाने या उनके इस त्याग पत्र पर किसी अपराधी द्वारा हस्ताक्षर कूट रचित कर दिए जाने की कोई सूचना अध्यक्ष के पास नहीं थी। विश्व स्तर पर अपनी पहचान रखने वाली उत्तर प्रदेश की रामनगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनाया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि 2024 तक भव्य मंदिर का उद्घाटन कर दिया जाएगा ताकि अयोध्या पहुंचने वाले लाखों राम भक्त अपने आराध्य के दर्शन कर सकेंगे। इसी बीच मंदिर निर्माण के साथ ही ट्रस्ट की ओर से यह भी ध्यान रखा जा रहा है कि रामनगरी आने वाले किसी भी राम भक्त को किसी तरह की कोई समस्या ना हो। इसके लिए अयोध्या के राम जन्मभूमि तक जाने वाले मार्गों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। इसको लेकर स्थानीय व्यापारियों और प्रशासन के बीच अक्सर विवाद देखने को मिलता रहता है। दरअसल अयोध्या में मंदिर निर्माण के साथ ही साथ सादातगंज से नया घाट तक रामपथ, बिरला धर्मशाला, सुग्रीव किला से लेकर राम जन्मभूमि तक जन्मभूमि पथ और श्रृंगार हाटबेरिया हनुमानगढ़ी से लेकर राम जन्मभूमि तक भक्ति पथ का चौड़ीकरण किया जा रहा है। इस कारणों से सालों से व्यापार कर रहे दुकानदारों की दुकानें चौड़ीकरण की जद में आ गई है, जिसे देखते हुए इस मुद्दे पर अब सीएम योगी ने अपना हस्तक्षेप किया है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम राजा के समर्थक में जुटे चुनाव प्रचार करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि जब वे मुख्यमंत्री थे तो उनके पास भी एक फाइल आई थी, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन न लेते हुए उसे लौटा दिया था। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी लोग नफरत की राजनीति नहीं करते। उन्होंने यह भी बात आजम खान खिलाफ दर्ज हुए मुकदमे को लेकर कही है। जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि आज जो लोग अत्याचार कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जब मैं मुख्यमंत्री था तो मेरे पास भी मौजूदा सीएम की एक फाइल आई थी, पर हम समाजवादी लोग हैं, लोगों को परेशान करने और नफरत की राजनीति नहीं करते। हमने वह फाइल लौटा दी थी। अगर विश्वास ना हो तो अफसरों से पूछ लें, सरकार के लोग हैं। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि हमें इतना मजबूर ना करो कि भविष्य में जब हमारी सरकार आए तो आपके खिलाफ भी वही कार्रवाई करे जो आप आजम खान के साथ कर रहे हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि आने वाले 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव में आजम खान के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ वोट दें। आप देख रहे थे देश दुनिया की बड़ी खबरें हमारे साथ। आगे की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहें। नमस्कार।